हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ब्लॉक 2 यूनिट 3 इसके। तो इसका नाम है रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट। तो हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे, जिसके अंदर ये बताया गया है कि रेनफॉल एक मेन कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि हाइड्रोलिक साइकिल का है। एक मेन कंपोनेंट है क्योंकि इसी के थ्रू सारी चीज़ें साइकिल होती है। तो इसको एक मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर भी बोलते हैं। जो हमारे अर्थ पे जितनी भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका मेन सोर्स भी रेनफॉल है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करें तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कन्वेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, तो समर के दिन में, मतलब जब समर सीजन चल रहा होता है, तो जो एयर होती है वो कंटेक्ट में आती है हमेशा अर्थ के जो सरफेस है ना उसके साथ, और वो हीट हो जाती है। मतलब जो एयर हीट हो जाती है, जिसके वजह से जो मतलब ना जो एक्सपैंड हो जाती है और ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा हीट होगा उतना एक्सपैंड होगा। तो जो वार्म एयर है वो कंटिन्यू होते रहता है, राइज होते रहता है उसका टेम्परेचर। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है फिर उसका कूलिंग, अगर वो कूल होता है ना, मतलब वो ऊपर जाते रहता है। जो ओके, सिंपल में समझाती हूँ। जब गर्म होते रहती है, जो हवा होता है वो जब गर्म होते रहता है वो ऊपर जाता है। ठीक है, फिर ठंडा एयर नीचे आते रहता है, ऐसे ही ऊपर जाते रहते हैं। देन वो रेनफॉल होता है। जब वो पूरा वार्म एयर ऊपर चला जाता है ना और कूलिंग नीचे हो जाती है, देन उसके बाद रेनफॉल होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें डायनेमिक कूलिंग की बात होती है, जहाँ पे रेनफॉल हाई होती है उस जगहों पे जहाँ पे विंड, मतलब जहाँ पे विंड वगैरह ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में विंड होगी वहाँ पे रेन ज़्यादा हेवी होगी। ठीक है, और लाइटर होता है जहाँ पे मतलब जिस साइड से हवा नहीं बह रही है उस साइड में वो लाइट होगी। ठीक है, मतलब कम होगी। तो इसकी वजह से हमें मतलब दिखता है अलग अलग जगहों पे मीडियम रेनफॉल होती है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है, लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि कोश होता है, जो भी ओरिजिनेट होता है, आप बोल सकते हैं जो भी वार्म ट्रॉपिकल एयर होता है ना, जब वो कोल्ड पोलर एयर से मीट करता है, जब वो मिलता है पोलर एयर के साथ, तो वो ओवरराइड हो जाता है। मतलब जो गर्म हवा है वो ओवरराइड कर देता है ठंडी हवा को, और इसकी वजह से होता है साइक्लोन रेन। ठीक है, अगर इसके अंदर भी आते हैं सब टॉपिक, दैट इज ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि टेक्स्ट में है, मैं आपको वहाँ से समझा देती हूँ। तो अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो उसे इंडिया में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, यूएसए में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं टाइफून के नाम से जाना जाता है। मतलब उसकी इंटेंसिटी और वो सारी अलग अलग जगहों पे अलग नाम हो जाते हैं इनके। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी बात की गई है कि समर मंथ में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती है वो ओपन ओशन जो होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है अराउंड 5 to 10 डिग्री लेटीट्यूड में, और स्पीड उसका होता है 10 to 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस वो डिराइव होती है उसकी एनर्जी से, जो भी लेटेंट हीट होती है, ठीक है, ओशन वाटर की, वो वेपराइज होती है और वो साइज़ में इंक्रीज होती है, फिर वो ओशन में जाते हैं और उसकी वजह से होती है। वाइल अगर हम लैंड की बात करें, अगर वो लैंड पे मूव कर रही है तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कट ऑफ हो जाती है और साइक्लोन आ जाती है। ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है वो हैवी डैमेज कोज कर सकती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, और लैंड को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉडरेट, अगर मतलब एक मॉडरेट या एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन में होते हैं, मतलब लार्ज एरिया में होते हैं, तो अराउंड आप बोल सकते हैं 10 क्यूब किलोमीटर स्क्वायर पर सेवरल डेज। ठीक है, देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर आप बात करते हो तो कभी कभी इसे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या वेब साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिडिल लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ में होती है। अर्थ के जो मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं ना वहाँ पे होती है। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो आउटसाइड ट्रॉपिकल जोन के एरिया में ही ऑकर होती है, बाकी जगहों पे नहीं होती है, या फिर फ्रंटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है। उसका एक स्ट्रॉन्ग काउंटर क्लॉकवाइज विंड डायरेक्शन होती है, मतलब जो विंड की सर्कुलेशन होगी ना वो क्लॉकवाइज में होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा और जो विंड की वेलोसिटी होगी वो लोअर होगी एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और जो ड्यूरेशन होगा वो यूजुअली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो वही चीज़ है। थंडरस्टॉर्म की आपको पता है कि जो भी एयर मास होता है जब वो ओशन से निकल के लैंड की तरफ जाता है तो उसमें फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है ओवर लैंड। ठीक है, तो ये जब लैंड की तरफ मूव कर रहा होता है ना तो इसकी जो एयर की जो मासेस होती है वो राइज होती है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो जब जैसे ही वो बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड एरिया पर राइज हो जाती है तब ये थंडरस्टॉर्म ऑकर होती है। ठीक है,
यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनफॉल की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब रेनफॉल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका साइज़ या शेप, जो रेन ड्रॉप्स होती है उसकी साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, ये बहुत मैटर करती है। मतलब इससे पता चलता है कि रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरी चीज़ें हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, या फिर कितने एरिया में रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के, ठीक है। देन अगर तीसरी आप देखो तो इंटेंसिटी वर्सेस ड्रॉप साइज एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इन तीनों को मतलब दूसरे वाले में हमने इंटेंसिटी, ड्यूरेशन वर्सेस एरिया किया था। देन नेक्स्ट वाले में इंटेंसिटी वर्सेस ड्रॉप साइज और टर्मिनल वेलोसिटी को देखेंगे, ठीक है। वही अगर हम सीजनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहला है साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून टू सितंबर के बीच में आती है। ये प्रिंसिपल सोर्स है हमारे इंडिया के रेनफॉल का। अगर आप बात करो तो 75% जो एनुअल रेनफॉल होती है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। इसमें हाई साउथ वेस्टर्ली विंड्स आपको मिलेंगे जो कि 37 टू 74 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में होती है। जो मॉनसून विंड होती है इस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाते हैं, स्पेशली जून टू जुलाई के बीच में। और अगर आप बोलो तो सितंबर के टाइम पे वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम देखें तो विंटर सीजन के टाइम पे, जो कि दिसंबर तो फेब के बीच में होती है, तो जो एरियल वेरिएशन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पे हाई रेनफॉल, जो मैग्नीट्यूड लाइक 200 सेंटीमीटर का आप बोल सकते हो, लाइक आसाम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या फिर वेस्टर्न घाट्स में आप देखते हो, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, ठीक है। या फिर आप थोड़ा बहुत रेनफॉल आप राजस्थान या पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी देखते हो इस टाइम पे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेनफॉल मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन, ठीक है। इसका डिटेल टेक्स्ट में है तो मैं आपको टेक्स्ट से ही समझाऊंगी ताकि आपको बेटर समझ आ जाए इसके बारे में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉइंट रेनफॉल पे, ठीक है। तो रेनफॉल जनरली मेज़र होती है जो रेन गॉज होती है उसके थ्रू, मतलब जो एक सिलेंड्रिकल वेजल होता है जिसको ओपन रखा जाता है ताकि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये है सबसे पहला नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है जो इंडिया में यूज़ होती है कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर को, जिसे साइमन गॉज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक सर्कुलर कलेक्टिंग एरिया होता है जहाँ पे 127 मिलीमीटर डायमीटर उसका होता है, जो फनल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो रीम होता है कलेक्टर का, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा जाता है। एक हाइट होती है उसकी 305 मिलीमीटर अबाव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 305 मिलीमीटर होगा, ठीक है। देन वो डिस्चार्ज होती है, फिर रिसीविंग वेजल पे आती है, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज रेन को अगर हम एक बोतल में निकाल रहे हैं 8:30 AM में, और उसके बाद उसको मेज़र कर रहे हैं सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहे हैं, ठीक है, जिसका डेप्थ रेनफॉल की ऊपर है, ठीक है, मतलब रेनफॉल की जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। तो रेनफॉल को पर्टिकुलर डे में बहुत हैवी माना जाता है और पर्टिकुलर कुछ डे में बहुत लाइट माना जाता है, ठीक है। मतलब उसकी मेजरमेंट डिफ़र कर सकती है क्योंकि रेन की जो भी होती है ना, इंटेंसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें डिफ़र करती है हमेशा, ठीक है। तो चेंज हो सकती है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ें नहीं आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कि इसके बारे में आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हो। जहाँ तक मेरा आइडिया है या फिर मेरा एक्सपीरियंस है इग्नो के साथ, ये चीज़ें वो नहीं देने वाले, ठीक है। इतनी कैलकुलेटिव इतनी वो चीज़ें नहीं देते, वो मेन टॉपिक्स देते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिक्स आइडिया होनी चाहिए कि क्या है, तो आप देख लेना वैसे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन भी है इसको समझाने में कि इतना मिलीमीटर एंड ऑल, आप कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे। मैं खुद कन्फ्यूज हो रही हूँ, तो आई गेस सबका है। बट अगर आप मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो ऑब्वियसली आप कर पाओगे, मैं नहीं हूँ तो आई कांट। वेल हम आ जाते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज पे। तो ये प्रोवाइड करती है एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल ओवर टाइम जो भी होती है। आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, जो ड्यूरेशन होती है, स्टॉर्म की इंटेंसिटी होती है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल होती है, वह सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मली नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम चेक कर सकें, ठीक है, उसको कैलिब्रेट कर सकें। और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है या फिर एक मैकेनिकल सिस्टम होती है जहाँ पे एक गिवन टाइम पीरियड के लिए ना जो हमारा रेनफॉल होता है उसको हम ग्राफ पेपर पर बाय अ पेन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके से करते हैं ये सारी चीज़ें डिटेल्स, ठीक है। देन अगर हम फ्लॉट टाइप की बात करें, ठीक है, इसको नेचुरल साइक्लोन टाइप गॉज भी बोला जाता है, जहाँ पे रेन को एक फनल, ठीक है, जो कि एक फ्लोट चैम्बर तक पहुंचती है या फिर वो लीड करती है, वहाँ पे रखा जाता है। एक पेन को फिट किया जाता है स्टेम पे, देन वो फ्लोट करता है ट्रेसेस पे, ग्राफ पेपर पे फिट करके आप क्लॉक ड्रिवन ड्रम में
उसको लिखते हो, ठीक है, या फिर दर्ज करते हो, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि ऐसा फनल होगा। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बेस कवर आपको दिख रहा होगा, जो फ्लोट है या फिर जो उसका बेस है जहाँ से निकलने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेइंग बकेट, ठीक है। अब इस टाइप में एक बकेट को सपोर्ट किया जाता है स्प्रिंग से या फिर लीवर बैलेंस से। देन जो मूवमेंट ऑफ द बकेट है कि बकेट की मूवमेंट किस तरीके से, उसको नोट किया जाता है पेन, मतलब पेन लेके, क्या उसका क्या है, क्या मूवमेंट जा रही है उसकी एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी पिक्चर में प्रॉपर देख सकते हो। देन टिपिंग बकेट की अगर आप बात करें तो इसमें पेयर ऑफ बकेट होते हैं, 2 बकेट डाले जाते हैं एक फनल के अंदर में, ठीक है। और इस तरीके से डाले जाते हैं कि एक बकेट को 0.25 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल मिल रहा है, ठीक है, उसके टिप से। तो इस तरीके से उसको पूरा अरेंज किया जाता है। एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म होते हैं इसमें भी कि कितना मूवमेंट है, किस तरीके से हो रहा है, कितना भर रहा है, क्या हो रहा है, ये इस तरीके से आपको जैसे पिक्चर्स में दिख रहा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है रेन गोज नेटवर्क के ऊपर, ठीक। इसमें सच बताऊँ तो कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर मैं बोल दूँ तो एक कैचमेंट का लार्ज नंबर ऑफ गोजेस, मतलब जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उसका कैलकुलेट होते हैं। आप अगर ये टेबल देखते हो तो इसमें जो डेंसिटी होती है एक एरिया में वो आपको दिख जाएगा, जो WMO के द्वारा रिकमेंडेड हुई है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू भी आप ये चीज़ें देख सकते हो कि प्लेन एरिया में कितना हो सकता है, रीजन ऑफ एवरेज एलिवेशन में कितना हो सकता है, या फिर हिली एरिया में किस तरीके का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक हो जाएगी इसमें। देन अगर हम एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा की बात करें तो इसमें यह है कि हम किस तरीके से जो मिसिंग डेटा उसको एस्टिमेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है हमारा एरिथमेटिक मीन मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ कंडीशंस है कि जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल होते हैं, ठीक है, किसी भी मिसिंग स्टेशन का, किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन का जो कि 10% के अंदर है या फिर नॉर्मल रेनफॉल के अंदर है, ठीक है, सराउंडिंग स्टेशन, उसको कंसीडर करना है। देन जो डेटा है ना, जो 3 सराउंडिंग स्टेशंस, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के 3 सराउंडिंग स्टेशंस को भी आपको चेक करना है, ठीक है। एटलीस्ट 3 होना चाहिए जो विद इन कैचमेंट आएगा। देन इंडेक्स स्टेशन को बहुत ही इवेंटली स्पेस्ड करना चाहिए, जहाँ पे आप मिसिंग स्टेशन को एज क्लोज एज पॉसिबल रख पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला का यूज़ करके, जो कि मुझे नहीं लगता किसी काम का है, बिकॉज आप क्या ही करोगे रेनफॉल की वो जान के, जब तक आपको बहुत स्पेसिफिक या बहुत डीप ऐसा नहीं जाना हो कि आप वेदर रिपोर्ट में जा रहे हो एंड ऑल, तब तक मुझे नहीं लगता इसकी रिक्वायरमेंट भी है। बट ठीक है, इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट, मैं क्या ही कर सकती हूँ। नॉर्मल रेशियो मेथड का भी आप कैलकुलेशन देख सकते हो। इसका मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं कंफ्यूज होंगी और मैं आप लोगों को मेरे से ज़्यादा कंफ्यूज करूँगी, तो मुझे लगता है मुझे ये स्किप कर देना चाहिए। आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे के भी दिखाया हुआ है एग्जाम्पल्स में। सॉरी, 1 मिनट, यस, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। ये एस्टिमेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल का भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको मेथड दिख जाएगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से कैलकुलेट की गई है ये चीज़ें, ठीक है। आपको ये सारे मेथड में आपको ये, मतलब जो मेथड में जो प्रीवियस 2 मेथड है वो भी सारी चीज़ें दी हुई है, कैलकुलेशन का प्रोसेस बताया हुआ है, ये सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। और इसके साथ हमारा यूनिट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि और कुछ है नहीं इसके अंदर में कैलकुलेशन के अलावा, तो मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूँगी, ठीक है। एंड आई एम सॉरी कि बहुत अच्छा नहीं हुआ है, अगर मैं भी शायद सुन रही होती मुझे भी लगता, बट सच कहूँ तो ये चैप्टर ही वैसा है कि कैलकुलेशन एंड ऑल है ज़्यादा, तो मैं नहीं बता पाई, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस। बट इन केस आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप पूछ लेना, हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। एंड आपको नोट्स हमारे साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।